संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, शीतकालीन सत्र में देश के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने और भारत को आगे बढ़ाने के अवसरों को लेकर चर्चा करने का मिलेगा अवसर। दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए 250 वार्डों में वोटों की गिनती जारी। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला। मतगणना के लिए बनाए गए 42 केंद्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी। आरबीआई गवर्नर ने कहा, अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति दर 4% से ऊपर रहने की उम्मीद। भारत ने यूक्रेन और रूस से दुश्मनी खत्म करने और कूटनीति और वार्ता के रास्ते पर लौटने का किया आह्वान। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत ने शत्रुता को तत्काल मिटाने और हिंसा को समाप्त करने का किया है लगातार आह्वान। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल और मोरक्को क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पुर्तगाल ने प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को एक तरफा मुकाबले में 6-1 से किया पराजित, तो वहीं मोरक्को ने भारी उलटफेर में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे राज्यसभा और ये सभापति जगदीप धनखड़ के लिए पहला सत्र होगा। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभी सम्माननीय वरिष्ठ सांसदगण, सबसे पहले मैं आदरणीय सभापति जी को आपको इस सदन की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं, वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है, तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये सुखद अवसर है कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म फोर्सेस को
सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से ही नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव, गरीब, किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे।
क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
Honorable Deputy Chairman. आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के आज उच्च आसन ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपके जीवन के बारे में बताया। आप साधारण किसान परिवार में जन्मे, स्कूल की आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद तरह तरह के संघर्ष व कठिनाइयों के बीच अपनी प्रतिभा के बल आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वहां से प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज जयपुर से विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की। फिर लॉ की डिग्री आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ली। इसके बाद जिला स्तर से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबे समय तक वकालत की, यानी ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक लीगल सिस्टम का भी लंबा और समृद्ध अनुभव आपको है। फिर आप विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जहां संसदीय मंत्रालय का कामकाज आपने संभाला। इसके बाद राज्यपाल का दायित्व भी संभाला। इस तरह गांव के परिवेश से निकलकर लीगल और संसदीय क्षेत्रों का लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बधाई। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आपके सौम्य स्वभाव और व्यवहार कुशलता के संदर्भ में हिंदी मुहावरे को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोने पे सुहागा जैसी बात है। सदन के कामकाज में हम सबका सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। आपको पुनः बधाई व शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition. माननीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों और अपनी ओर से मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी आपने 11 अगस्त 2022 को संभाल ली थी। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपको बधाई दे चुका हूं, लेकिन अपर हाउस में सभापति के रूप में आपके स्वागत का मौका हमें आज मिला है। प्रधानमंत्री जी ने आपके कामकाज के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ हमें बताए और बहुत कुछ रोशनी उन्होंने डाली। मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं, वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े ओहदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे
और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में एमएलए और पश्चिम बंगाल में कई सालों तक आप राज्यपाल रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में और कई खेल संगठनों में आप जुड़े रहे। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है। आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। मैंने पढ़ा हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संसद के पास संविधान संशोधन का भी अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद बनती है। कोई अकेला सदन खुद में पूर्ण नहीं है। संविधान के दायरे में दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार आपको है। हमारी संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को चेंबर ऑफ आइडियाज या विचारों का सदन कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों की राजनीतिक तस्वीर यहाँ नजर आती है। शुरुआत से ही संसदीय क्षेत्र के तमाम दिग्गज यहाँ की शोभा बढ़ाते रहे हैं। राज्यसभा ने भारतीय लोकतंत्र में संवाद की परंपरा को मजबूती दी है। अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र होने के बाद भी यहाँ सबका लक्ष्य देश की तरक्की और उन्नति के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और सभी यही चाहते हैं जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा हो और समस्याओं का समाधान निकाले। आपको सभा के दोनों पक्षों की हालत, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी है। जैसे संसद दो सदनों के मिलकर बनती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो पहियों पर चलता है। दोनों का अपना महत्व है। इसीलिए तो लोकतंत्र, इसी को तो लोकतंत्र यशस्वी बनाया जा सकता है। बाबा साहब ने संसद की कार्यवाही को असरदार बनाने के लिए दोनों सदनों के लिए स्वतंत्र सचिवालय के गठन की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से राज्यसभा सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जैसी फिनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया। 1953 में बजट सत्र के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। आज जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो हमें बहुत कुछ बातें याद आ रही हैं। विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनके अनुभवों और तर्कों में ताकत रहती है। लेकिन समस्या ये है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, ना कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। एक दूसरी दिक्कत ये भी है कि हाउस की सिटिंग्स कम होने के कारण जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। गरीबों, दबे कुचले और SC/ST किसानों और अत्याचार के शिकार महिलाओं की हालत पर ढंग से बातें नहीं रख पाते और बिल्स भी बहुत
जल्दबाजी में पास होते। पहले जहां संसद में साल के 100 दिनों से ज्यादा चलती थी, अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारी आबादी, अपेक्षाएं और समस्याएं बड़ी है। पिछले एक दशक का आंकड़ा देखें तो 2012 में संसद की सबसे ज्यादा 74 सीटिंग्स हुई थी। इसके बाद 2016 में 72 सीटिंग्स हुई। हाउस में सीटिंग्स बढ़ेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में चर्चा के दिन बढ़ेंगे। सभापति जी, आप तो कानून के जानकार हैं। आप इसे अच्छी तरह समझे कि कानून अगर जल्दबाजी में बनते हैं तो उनमें खामियां होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस है उनकी टीका टिप्पणी भी हम पे होती रहती है। कई जजेसों ने भी ये काम किया है, उनका सही तात्पर्य नहीं निकलता और ऐसे कानूनों की क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां करता है। ये हमारी संसद की प्रणाली की सेहत और इमेज को ठीक नहीं लगता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्स को ठीक से एग्जामिन करने के काम को सेलेक्ट, जॉइंट और निचले सदन में स्टैंडिंग कमेटी इस विभाग संबंधी संसदीय समिति को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए और बिल्स को इन समितियों में भेजे जाए, वहां इन पर विस्तार से चर्चा हो। राज्यसभा का यही मुख्य काम भी है। मैं इस संदर्भ में 13 मई 1952 में हुई राज्यसभा की पहली बैठक में सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी की कही इस बात को जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमें इस देश की जनता के लिए ये बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले कानून पर रोक लगाने के लिए सेकेंड चेंबर की जरूरत है। इसीलिए इसके अध्यक्ष भी अब आप ये सेकेंड चेंबर के बने। इस मौके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है। लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये सदन बहुत सुरक्षित चलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद। श्री डेरेक ओब्राइन। Just now I have informed the Secretary. First of all,
तो आप देख रहे थे संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन राज्यसभा से सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा। राज्यसभा के सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने आसन ग्रहण किया। ये उनका पहला सत्र है संसद का और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपसभापति हरिवंश और साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस मौके पर कहा कि जगदीप धनखड़ को सभापति को किठाना के लाल की उपाधि दी और कहा कि उनकी उपलब्धियां देश देख रहा है, देश के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो है आपके अंदर किसान और जवान दोनों के गुण जो है वो समाहित हैं और दुनिया ने भारत के सामने तमाम जो उपलब्धियां हैं वो देख रहा है। G20 की अध्यक्षता का ये दौर है और ऐसे समय में अमृत काल का प्रारंभ है। इसमें भारत विश्व की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा और भारत की इस यात्रा में भारत का लोकतंत्र और भारत का संसद अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे और इसमें आपका नेतृत्व यानी कि सभापति का नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि किसान के बेटे के रूप में करोड़ों देशवासियों, गांव और गरीबों के वंचितों की क्षमता और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व सभापति महोदय कर रहे हैं और इसको देश देख रहा है। सिद्धि साधनों से नहीं बल्कि साधना से मिलती है और ये इसके लिए आप जो है वो जीता जागता उदाहरण है। तो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संसद और राज्यसभा सभापति के नेतृत्व में, कुशल और सक्षम नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ेंगी और जो संकल्प है उनको सिद्धियों में बदला जा सकेगा। और संसद के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पहुंचने के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शीतकालीन सत्र में देश के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और भारत को आगे बढ़ाने के अवसरों को लेकर चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों से आग्रह किया कि वे मिलकर इस सत्र को प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास करें। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से विश्व की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 सम्मेलन विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य जताने का बहुत बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को, पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार और नए सांसदों के उज्जवल भविष्य के लिए पार्टियों के और सदन के नेताओं से आग्रह किया कि वे उन्हें चर्चाओं में हिस्सेदारी के ज्यादा से ज्यादा अवसर दें। मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्यकाल शुरू करने से पहले संसद भवन परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और बात दिल्ली नगर निगम चुनाव के मतगणना की, जहां 250 वार्डों के लिए हुए चुनाव की मतगणना 42 केंद्रों पर जारी है। भाजपा और आप के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र शास्त्री पार्क, यमुना विहार, मयूर विहार, नंदनगरी, द्वारका, ओखला, मंगोलपुरी, पीतमपुरा, अलीपुर और मॉडल टाउन में है। मतगणना के लिए 68 चुनाव पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। इस बार एमसीडी चुनावों में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। दिल्ली नगर निगम के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुआ था, जिसमें 50.48% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं ये कल साफ हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किसकी सरकार बनेगी। दोनों राज्यों में उम्मीदवारों की किस्मत फिलहाल ईवीएम में कैद है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि इस बार ईवीएम और डाक मतपत्रों की एक साथ गिनती की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में कल वोटों की गिनती की जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल में 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि गुजरात में 182 सीटों पर 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। और अब खबरें G20 बैठक से जुड़ी हुई। राजस्थान के उदयपुर में G20 संगठन की पहली शेरपा बैठक का आज समापन हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक में चर्चाओं का दौर कल संपन्न हो गया। इस दौरान प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कृषि, व्यापार और निवेश, रोजगार, भ्रष्टाचार विरोध, पर्यटन और संस्कृति विषयों पर 6 अलग अलग कार्य समूहों के साथ साथ भारत की G20 प्राथमिकताओं की जानकारी दी और उनमें आपसी सहकार और प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि, व्यापार, रोजगार, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए परिवर्तनकारी प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के प्रति समर्थन जताने के लिए प्रतिनिधि मंडलों का आभार व्यक्त किया। बैठक में शामिल विदेशी शेरपाओं ने अहम मुद्दों पर अपने देश का पक्ष रखा। 3 दिनों के दौरान समकालीन वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक चिंताओं को ध्यान में रखकर भविष्य की रणनीति पर चिंतन हुआ। और G20 संगठन के शेरपा अमिताभ कांत ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि भारत ने डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया है। There was a discussion on multilateralism, there was a discussion on women-led development, there was a discussion on tourism and culture. When we made the payment on digital public infrastructure, they could not believe that India has made so much of progress, that we do 7x of what Europe and America do together, 3x of what China does. So today when they came to Shilpagram, all of them are now doing digital payment. So they are amazed at what they cannot do in Switzerland, what they cannot do in America. They are able to do this on their mobile. All payments have been made on their Google Pay payment in 1 second flat. और भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हर मंत्रालय अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय भी दुनिया को अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को दिखाने के लिए अपनी पहल कर रहा है। G20 को लेकर आयुष मंत्रालय की क्या है तैयारियां, इस पर हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने बात की आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेजा से।
हमारे साथ केंद्रीय आयुष सचिव डॉक्टर राजेश कोटेचा जी हैं। सर, G20 को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है? योजना ये है कि WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में आया है तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। उसके लिए WHO GCTM के साथ एक और G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया मिलकर के अगस्त में हम एक इवेंट कर रहे हैं और उस इवेंट को हम पूरा दुनिया भर में उनके जो रीजनल सेंटर्स है वहाँ एक पैरेलल इवेंट करके उनसे रिकमेंडेशन लेकर के उसको बहुत अच्छे स्तर पर, काफ़ी बड़े स्तर पर करना चाह रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। 2 महीने में तिरुवनंतपुरम में है, तो उसमें भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। और वहाँ जो आएंगे डेलीगेट्स, उनका हमने जो आयुर्वेद के जो श्रेष्ठ हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी विजिट भी हमने आयोजित करी है। ऐसे ही जो इसके जो थिंक 20 ग्रुप होते हैं, बिजनेस 20 ग्रुप है, साइंस 20 ग्रुप है, इन सब में ट्रेडिशनल मेडिसिन की चर्चा हो, ऐसा हमने नॉलेज पार्टनर के रूप में उनको आइडेंटिफाई किया, उनके साथ चर्चा हुई, बात हुई है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी G20 रिलेटेड जो भी मीटिंग्स हैं सब में योग हो, या तो प्रारंभ में हो या तो बीच में योग ब्रेक करके 5 मिनट का जो ब्रेक है शॉर्ट योग उसको हो। तो एक अपने भारत का जो योग है उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाने, लोगों के जानकारी के लिए विज्ञान आधारित योग। ऐसे ही प्रकृति परीक्षा, जो आयुर्वेद की प्रकृति परीक्षा है, उसको स्टैंडर्डाइज किया हमने। तो सब जगह हम प्रकृति परीक्षा का कियोस्क लगाना चाहते हैं कि इफ दे विश तो उनको हम प्रकृति परीक्षा करके हम कोशिश करें कि साथ में नाड़ी वैद्यों को भी हम वहाँ बैठाएं, वो नाड़ी देखें, उनकी प्रकृति बताएं, उनके रिकमेंडेशन दें स्वास्थ्य के लिए। और साथ में हम कुछ जगहों पर हम पंचकर्म का शोकेस करना चाहेंगे, प्रोडक्ट्स का शोकेस करना चाहेंगे। एक आयुर्वेद आहार जो अभी FSS है कि मिलकर के आयुर्वेद आहार की कैटेगरी जो नोटिफाई हुई है, तो रेसिपीज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, जैसे अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो मिलेट बेस्ड बहुत सारी आयुर्वेद की और यूनानी सिद्धा की रेसिपीज़ है। उन रेसिपीज़ को हम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे, उनको हम ऑप्शन देंगे, कुछ हर्बल टी का ऑप्शन देंगे, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सर, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया, तो उसमें हम आयुष पद्धति को कैसे देखते हैं, कैसे हम G20 में प्रमोट करें ताकि दुनिया को पता चले? जैसे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का जो कॉन्क्लेव है, इट इज़ स्पेसिफिक एफर्ट फॉर हील बाय इंडिया, कि भारत में हम मेडिकल वैल्यू का कितना हमारे पास बड़ा इकोसिस्टम है, कितना क्वालिटी का हमारे पास काम है, उसको हम शोकेस करना चाहते हैं। हील बाय इंडिया के लिए हम जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो अलग अलग फोरम पर चर्चा करेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सेपरेट इकोसिस्टम ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए G20 के अंदर बन जाए, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट। और ये इन सभी जो देश हैं, 20 में से 14 देशों के साथ आयुष मंत्रालय का या तो कंट्री टू कंट्री MOU या इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट MOU है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलल जो डिस्कशन होगा, कंसल्टेशन होगा, नेगोशिएशन होगा, उसमें हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को उनके देशों में भेज सकें। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, तो योग के प्रोफेशनल को ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा मिलेगा, दैट इज़ एग्रीड अपॉन, वो साइन हुआ। इस प्रकार के इकोसिस्टम बाकी जगह भी हो, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे रेपो रेट अब बढ़कर 6.25% के स्तर पर पहुंच गया है। Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate, as I have said, by 35 basis points to 6.25%, and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. As regards the stance of the monetary policy, the MPC took a holistic view of the policy rate and the liquidity conditions relative to inflation. Adjusted for inflation, the policy rate still remains accommodative. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान है। Real GDP growth for the current year, that is 2022-23, is projected at 6.8%, with the Q3 at 4.4% and Q4 at 4.2%. The risks are evenly balanced. Real GDP growth is projected at
7.1% in the first quarter of next financial year, that is 23-24, and 5.9% in the second quarter of the next financial year. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.7% का अनुमान है, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए प्रथम क्वार्टर में 5% का अनुमान लगाया गया है। वहीं सेकंड क्वार्टर में 5.4% का अनुमान लगाया गया है। Taking into account these factors and assuming an average crude oil price, that is Indian basket, of $100 per barrel, headline inflation is projected at 6.7% for the current year, with the third quarter at 6.6% and the fourth quarter at 5.9%. The risks are evenly balanced. CPI inflation for the first quarter of next financial year, that is 23-24, is projected at 5%, and the second quarter of next financial year at 5.4%, on the assumption of a normal monsoon. आगे आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एफडीआई अप्रैल से अक्टूबर के बीच में $2.7 बिलियन पर पहुंच गई है, और वहीं एफपीआई जुलाई से 5 दिसंबर तक $11.8 बिलियन पर पहुंच गया। Net foreign direct investment, that is FDI flows, have remained robust and have risen to $22.7 billion during April to October from $21.3 billion in the corresponding period of last year. Foreign portfolio flows have resumed in recent months and were positive at $11.8 billion during July to 5th December, led by equity flows. और आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि यूपीआई देश में सबसे लोकप्रिय खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में उभरा है। यूपीआई की क्षमताओं को और बढ़ाया जाएगा। The UPI has emerged as the most popular retail payment system in India. It currently includes functionality to process payment mandates for recurring as well as single block and single debit transactions. The capabilities in UPI will be further enhanced by introducing single block and multiple debits functionality. This facility will enable a customer to block funds in his or her account for specific purposes which can be debited as needed. This will significantly enhance the ease of making payments for investments in securities through the retail direct platform as well as e-commerce transactions. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 3.2% की वृद्धि हुई है, जबकि कई प्रमुख मुद्राओं में मूल्य ह्रास हुआ है। Through this episode of the US dollar appreciation, the Indian rupee's movements have been the least disruptive relative to the peers. In fact, the Indian rupee has appreciated against all other major currencies except a few. On a financial year basis, that is from April this year to October, the Indian rupee has appreciated by 3.2% in real terms, even as several major currencies have depreciated. और बात काशी तमिल संगमम की। काशी आकर अगर क्रूज से घाट और गंगा आरती देखना अपने आप में रोमांचक अनुभव है, और ऐसा ही अनुभव ले रहे हैं काशी तमिल संगमम में आए एंटरप्रेन्योर। ये क्रूज है और क्रूज पर काशी तमिल संगमम का आया हुआ यह समूह, ये लोग दृश्य को निहार रहे हैं। हम लोग राजघाट के पास हैं इस समय, और ये कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या अनुभव इन लोगों का है ये इस क्रूज पर। आज सुबह इधर आया ना, स्नान करके मंदिर आया, 10 मिनट में आज मैं भगवान को देखा। आज कार्तिक दीपम है, कोयम्बटूर से तमिलनाडु पीपल बहुत अच्छा वो फंक्शन करती है। उस दिन में चांस किया ना, मुझे बहुत अच्छा वो फील हो रही है। सुबह से फुल मंदिर देखा, गाड़ी अरेंज किया। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। मेरे को बहुत हैप्पीनेस है क्योंकि इधर बहुत पूरा कार्ट वगैरह वो एक्सप्लेन करके ये क्रूज में लेके आया हम लोग का।
उसका व्यू, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, पूरा वो बता के आ रहा है स्पीकर से। सो वो बहुत अच्छा हुआ। यानी देखने के लिए पेन हम लोग का बहुत वो सुपर वो चांस दूसरा का नहीं मिला गया, अच्छा चांस हम लोग का मिला। यानी वो ब्रिज के साथ आया आप लोग, हम लोग आने का टाइम में सिर्फ एक ट्रेन आ गया। सो वो पूरा लोग बहुत हैप्पी हो गया वो देखने के लिए। नीचे बोट, ऊपर ट्रेन, उसके ऊपर कार वगैरह चलते रहते। सो वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, हम लोग बहुत हैप्पी है। ये अपना अनुभव बता रहे हैं किस तरह से राजघाट के इस पुल पर जब क्रूज नीचे था, ठीक उसके ऊपर ट्रेन जा रही थी और उसके ऊपर जो कारें जा रही हैं, एक उत्साह है इनके अंदर, अनोखा अनुभव है और इनके पास तो शब्द नहीं है वर्णन करने का, जो खुशी है इनके अंदर। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है, विशेष रूप से सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में, और इसलिए उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा और देखभाल की जरूरत है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे यूक्रेन में 7.5 मिलियन बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। Children constitute a third of humanity, the most important third, as they are our future. They are also the most vulnerable to suffering, particularly in situations of armed conflict, and therefore need additional protection and care. The conflict in Ukraine is without a doubt severely impacting the 7.5 million children across the country. The international community has the obligation to do its utmost to provide succor to children affected by the conflict. और भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने यूक्रेन और रूस से दुश्मनी खत्म करने और कूटनीति व वार्ता के रास्ते पर आगे बढ़ने का आग्रह किया है। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय राजनयिक ने आशा व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवीय सहायता के सकारात्मक प्रतिक्रिया देना जारी रखेगा। India has consistently called for an immediate cessation of hostilities and for an end to the violence. We've called upon both sides to return to the path of diplomacy and dialogue, and also expressed our support for all diplomatic efforts to end the conflict. We believe that no solution can be arrived at the cost of human lives. Our Prime Minister has spoken to the presidents of Ukraine and Russia on multiple occasions and reiterated India's position. India stands ready to support all such efforts aimed at de-escalation. और आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताज़ा जानकारी मिलने तक बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन बना लिए हैं। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में करो या मरो की स्थिति है। वहीं बांग्लादेश की टीम आज से इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। और बात फुटबॉल की। फीफा विश्व कप के आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पुर्तगाल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस एक तरफा मुकाबले के हीरो पुर्तगाल के गोंजालो रामोस रहे। उन्होंने 3 गोल दागे। इस विश्व कप की पहली हैट्रिक भी है ये, और रामोस ने अपना पहला गोल मैच के 17वें मिनट में, दूसरा 51वें मिनट में और तीसरा गोल 67वें मिनट में किया। इसके अलावा डिफेंडर पेपे ने 33वें मिनट में, राफेल गुएरेरो ने 55वें मिनट में और राफेल लियागो ने इंजरी टाइम में गोल किया। वहीं स्विट्जरलैंड की तरफ से एकमात्र गोल मैनुअल अकांजी ने मुकाबले में 58वें मिनट में किया। और प्री क्वार्टर फाइनल के ही एक दूसरे मुकाबले में एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में मोरक्को ने स्पेन को 3-0 से हरा दिया। इसी के साथ ही मोरक्को ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। मोरक्को को यह जीत मुकाबले के पेनल्टी शूटआउट में हाथ लगी। इस मुकाबले में निर्धारित 90 मिनट तक एक भी गोल नहीं होने के बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच गया। एक्स्ट्रा टाइम के समाप्त होने के बाद भी स्कोर 0-0 ही रहा और फिर मैच का नतीजा पेनल्टी शूटआउट से निकाला गया। मोरक्को के लिए पेनल्टी शूट में अब्देल हमीद साबिरी, हाकिम और अशरफ हकीमी ने स्पेन के खिलाफ 3 गोल दागे। वहीं स्पेन के लिए
पाब्से सराबिया, कार्लोस सोलर और सर्जियो बुक्टेस पेनल्टी शूट में गोल को नहीं बदल सके। इस तरह यह मैच मोरक्को ने अपने नाम कर लिया। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जगन्नाथ टेम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है और जो